आज 69,000 शिक्षकों को लेकर अदालत में क्या हुआ है? योगी सरकार ने वो कौन सा हलफनामा दिया है जिसके बाद हो सकता है कि अब इस पूरे बवाल पर, इस पूरे विवाद पर विराम लग जाए। आज हम इसे समझेंगे। इसके अलावा आप ये भी देखिए, जानिए कि अखिलेश यादव ने क्यों कहा है कि ओवैसी के बातों में नहीं उलझना है। आखिर अखिलेश यादव क्यों ओवैसी के सवालों का तो जवाब नहीं दे रहे, बात सिर्फ अपने पीडीए की और अपने गठबंधन की कर रहे हैं। ललकार रहे हैं ओवैसी, लेकिन अखिलेश यादव गठबंधन को तैयार नहीं। दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। 69,000 शिक्षकों को लेकर योगी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया गया है। दरअसल इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और माना जा रहा है कि शायद मंगलवार को यह फैसला आ जाएगा। लेकिन उसके पहले सरकार का दिया गया यह हलफनामा बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने अपने हलफनामे में साफ कहा है कि जो 67,867 शिक्षकों की जो नौकरी जिन्हें अभी मिली हुई है, उसमें से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। यानी कि जितने लोग नौकरी कर रहे हैं वो सब सुरक्षित हैं। यही नहीं, जब दूसरी संशोधित जो मेरिट लिस्ट निकाली गई थी, खासकर इस पर जब बवाल हुआ कि जो ओबीसी छात्रों का आरक्षण काटा गया, ओबीसी छात्रों का जो हक था वो मारा गया और कहीं ना कहीं उनको जगह मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह जनरल कास्ट के बच्चे इसमें ज्यादा आए, ऐसा आरोप लगा। बाकायदा पूरा मामला कोर्ट तक गया। उसके बाद सरकार ने 8,270 अभ्यर्थियों की जो संशोधित सूची है वो भी कोर्ट को दी है, जिसमें से 3,324 अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और कहा जा रहा है कि पिछली सूची में लगभग 5,4926 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं की थी। तो अब चूंकि जो बच्चे छूट गए थे ओबीसी के, वो 3,324 इसमें समायोजित होंगे। इसके अलावा 4,926 ऐसे भी बच्चे होंगे जिसमें हो सकता है कि ओबीसी और सवर्ण यानी जनरल क्लास दोनों के बच्चों का समायोजन हो। लेकिन जो ओबीसी के बच्चे लगातार संघर्ष कर रहे थे इसको लेकर के अभ्यर्थी, उनका कहना है कि मेरिट डाउन करके, यानी कि जो छूट गए उनका मेरिट डाउन करके उनको इसमें समायोजित किया जाए। सरकार सिर्फ इतना कह दे कि हाँ, हम मेरिट डाउन करके ले रहे हैं तो यह मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ने कह दिया है कि जिन 5,000 लगभग 5,000 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, उनकी सीट खाली है, उस जगह पर भी लोग भरे जाएंगे। और साथ साथ जो एडिशनल लिस्ट आई थी जिसमें 3,324 अभ्यर्थी जो कि ओबीसी से थे, उनको समायोजित किया जाएगा। तो हो सकता है कि अभी तक ये 69,000 शिक्षकों को लेकर जो अब तक का बवाल था वो शायद इस हलफनामे के बाद थम जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो हो सकता है इस पर आखिरी मुहर लग जाए। असदुद्दीन ओवैसी अब अपना पूरा तामझाम लेकर, सियासी तामझाम लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। नजरें हैं उनकी 2027 यूपी चुनाव पर। लगातार असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं। लेकिन हर बार अपनी मीटिंग में वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को गठबंधन का न्योता जरूर दे रहे हैं, लेकिन गठबंधन का न्योता देने का एक अंदाज भी उनका अलग है। यानी कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमें भी आप गठबंधन में लो, लेकिन कहने का अंदाज जो है वो ऐसा है जो कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन जो बहुत लंबे समय से राजनीति में घुटा हो, उसे मालूम है कि ये गठबंधन में आने का कोई तरीका नहीं है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव के सामने वो टांग पर टांग चढ़ाकर बैठेंगे और तब बात करेंगे। यानी कि बातचीत करने को तैयार हैं,
अखिलेश यादव की तरफ से कोई सिग्नल नहीं है, बावजूद अपनी हर मीटिंग में वो इस गठबंधन में आने की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव को सिग्नल भेज रहे हैं। लेकिन जरा उनके इस अंदाज पर भी नजर डाल लीजिए कि किस तरीके से वो इस गठबंधन में आना चाहते हैं। उसके बाद हम ये भी दिखाएंगे कि अखिलेश यादव का इस पर रिएक्शन क्या है। खैर पहले सुनिए ओवैसी को। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। मगर अखिलेश यादव ओवैसी के सियासी जाल में उलझने वाले नहीं दिखाई दे रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने कोई पहली बार गठबंधन में शामिल होने का कोई पासा नहीं फेंका है। वो अपनी हर रैली में ये बातें कह रहे हैं, बस अंदाज बदल जाता है। शुरुआत में उन्होंने ऐसे बातें रखी मानो वो सचमुच इस गठबंधन में आना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद से उनके अंदाज में वो एक धमकाना भी था, वो एक कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी था कि अगर गठबंधन में नहीं लिया तो फिर रोना मत। खैर अब भी वो यही बात कह रहे हैं। तो ओवैसी चाहे जो कहते रहे, अखिलेश यादव उनकी बातों पर कान देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये जरूर है कि उन तक ये बातें तो खूब पहुंच रही हैं कि कैसे ओवैसी घूम घूम कर पूरे प्रदेश में उनको ललकार रहे हैं। लेकिन आज जब संसद भवन में उनसे पूछ लिया गया, संसद के बाहर जब उनसे पूछ लिया गया क्या मजलिस के लिए दरवाजे खोलेंगे अखिलेश यादव, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहले तो बचते नजर आए, लेकिन जो बात कही है वो मार के की है। सुनिए अखिलेश यादव। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया। तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि किसी से उलझो मत, उलझने की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करिए। हम लोगों ने भाजपा को हराया है और उसी गठबंधन के साथ एक बार फिर हराएंगे। यानी कि दो संदेश हैं, ओवैसी को साथ नहीं लेंगे और कांग्रेस के साथ जाएंगे। यानी कि अब ओवैसी की जरूरत, बेशक वो अपने तरफ से लगातार बातें कह रहे हो कि हमें भी साथ ले लो, लेकिन अखिलेश यादव ने एक तरीके से साफ कर दिया कि इसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं, ना ही उन्हें जवाब देने की जरूरत है। और जो गठबंधन उनका था, यानी कि जिस पीडीए के दम पर उन्होंने हराया था 2027 में, भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ओवैसी बार बार कह रहे हैं बाद में रोना मत, मैं आज तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, बाद में रोना मत। और यही बात कहीं ना कहीं खटक रही है। सुनिए ओवैसी को, ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी ऑफर दे रहा हूं, नहीं लिया साथ तो बाद में रोना मत। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं, तुम तैयार हो? तो ओवैसी को साथ नहीं लेगी समाजवादी पार्टी। ये बात अखिलेश यादव के बयान से साफ है। उधर आज ओम प्रकाश राजभर ने भी कह दिया कि अखिलेश यादव को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और अब उत्तर प्रदेश में वो कोई दूसरा मुसलमान नेता पैदा हो जाए, ये तो वो कतई नहीं चाहेंगे। इसके पहले वो अपनी पार्टी में ही आजम खान का जलवा देख चुके हैं। खैर क्या कहा है राजभर ने, जरा ये भी सुन लीजिए। देखिए, कभी भी समाजवादी पार्टी ये नहीं मानेगी कि मुसलमानों के लीडर ओवैसी जी हैं। सवाल इस बात का है, क्योंकि ये बात मैं उनके मुख से भी सुना हूं कि मुसलमानों के नेता हम हैं। अब वो कैसे मान लें कि वो ओवैसी नेता हैं? एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, इस नाते वो ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन ओवैसी हैं कि अखिलेश यादव के बिल्कुल पीछे पड़ से गए।
उनका पीछा छोड़ नहीं रहे। जहां जहां अखिलेश जा रहे हैं, या यूं कहें जहां जहां उनकी वो कमजोर पड़ते हैं, ओवैसी वहां कूद पड़ते हैं। अब चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का बेल्ट हो, या फिर जब रामपुर पहुंचे तो उन्होंने मुरादाबाद पहुंचे तो बगल में रामपुर में इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी का जो विवाद है, उसके लिए भी अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया। सबको मालूम है कि जो जिला प्रशासन है उसने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें अवैध है, इसका कोई नक्शा पास नहीं है, इस पर बुलडोजर चलेगा। ये बातें हैं, तब से ही जौहर यूनिवर्सिटी में एक तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, आंदोलनरत हैं, समाजवादी पार्टी की टीम भी पहुंची है। लेकिन जब ओवैसी को कहना हुआ तो उन्होंने बीजेपी की सरकार के बजाय अखिलेश को ही घेर लिया। कहा जब अखिलेश यादव का शासन था तब इस यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं नियमितीकरण किया गया। यानी कि जिस बात की अब मांग हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी को सरकार रेगुलराइज कर दे, उसमें जो भी खामियां हैं, चाहे वो नक्शे को लेकर के या फिर यूनिवर्सिटी में सरकार को लेकर के, उसको ये सरकार करे। तो अखिलेश यादव जब खुद मुख्यमंत्री थे और उनके दौर में ये बना, तब क्यों नहीं किया गया? सुनिए ओवैसी को। मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे, 1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। तो अब अखिलेश यादव को कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है, खास करके मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुस्लिम वोटों को लेकर के। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद ने नाक में दम कर रखा है, अब दूसरी तरफ ओवैसी घूम घूम कर अखिलेश यादव के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। लेकिन ओवैसी के इतने घूमने का कितना असर होगा? हालांकि बिहार में वो अच्छा कर गए, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उन्होंने अच्छा किया, पिछली बार कई चुनाव से उत्तर प्रदेश भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनके हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उनको लोग समझने लगे हैं, उनकी बातों को लोग सुनने लगे हैं, और जिस तरीके से अन्य राज्यों में उनका परफॉर्मेंस मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा रहा है, इस बार उत्तर प्रदेश में भी वो मुसलमान बहुल सीटों पर अपनी उपस्थिति बड़े तरीके से दर्ज करा पाएंगे। उधर अखिलेश यादव के लिए निश्चित तौर पर ओवैसी एक बड़ी समस्या या एक बड़े सरदर्द के तौर पर उभर सकते हैं। ऐसे में बार बार ओवैसी का उत्तर प्रदेश में घूमना अखिलेश यादव के लिए सरदर्द तो है, लेकिन अगर ओवैसी जीतते नहीं दिखाई दिए तो फिर उनको वोट मिलना भी मुश्किल होगा। खैर, इस पर नजर रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि डिंपल यादव जो कि इस सीजेपी प्रोटेस्ट यानी कि जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसमें कुछ दिन पहले बेहद एक्टिव दिखी थी, अब सदन में भी उतनी ही एक्टिव है। और उन्होंने कहा कि नीट वीट पर जो चर्चा है वो तो होगी, लेकिन अब पहले सरकार जवाब दे, गृह मंत्री सदन में आए। जब तक सरकार छात्रों पर हुए इस बर्बर अत्याचार का जवाब नहीं देगी तब तक सदन नहीं चलेगा। यानी कि सड़क में भी डिंपल और संसद में भी डिंपल। अब पार्टी के भीतर नए चेहरे के तौर पर अलग तरीके से डिंपल उभर चुकी है। सुनिए डिंपल यादव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से बर्बरता बरती बच्चों पे, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पैलेट्स गन चलाए गए, जिस तरह से कीलें लगी हुई थी, जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, जिस तरह से नेम प्लेट्स नहीं थे, जिस तरह से बिना यूनिफॉर्म के लोग बच्चों को डंडे से मार रहे थे, तो आखिरकार का जिम्मेदार कौन है? लेकिन सरकार कह रही है कि सदन में चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी, लेकिन हमारी ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और जो पूरी घटना घटी है 20 तारीख को इतने बड़े आंदोलन में, जहां युवाओं को आपने मारा है, पीटा है, हिंसा करी है, हम चाहते हैं कि इस पे जवाब दे पहले। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। अभी तो विपक्ष ने यही डिसाइड। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।